इस बात को ध्यान से बैठा लीजिए दिमाग में कि हमको यहाँ कुछ नया नहीं पढ़ने का है बाबा, ये हमारे लिए चीजें वही है। कैसे 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 37 दिशा की बात करें तो ये वो गति है जिसको हम धरातल में सरल रेखा में गति है। उड्डयन काल का मतलब है कि कण कितनी देर हवा में रहता है। जैसे यहाँ से फेंका और यहाँ तक गिरता है तो यहाँ से यहाँ तक कण हवा में रहता है। मान लो कि बहते हुए पानी में हम एक पत्ता गिरा दे तो क्या नदी पत्ते को बहा के लेके जाती है? तो हमारे पास में तैराक भी वैसा ही है कि तैराक जैसे नदी पर गिरेगा, आगे तो खुद के वेग की वजह से जाएगा, लेकिन ये नदी इसको यहाँ पर ले जाएगी। ये हमारे पास में क्षैतिज परास है और ये ऊंचाई है, इनका अनुपात लेते हैं तो ये tan थीटा बटा 4 के बराबर आता है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो आज हम फिर से आ गए हैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा चैप्टर लेके, जिसका नाम है समतल में गति। बेटा बहुत आसान चैप्टर है और यहाँ से सवाल आएगा, इस बात की श्योर गारंटी है, आएगा ही आएगा। और बहुत आसान सवाल यहाँ से पूछा जाता है, मतलब हम यहाँ से 4 से 8 नंबर बिल्कुल एकदम पक्के कर सकते हैं बेटा जी। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ ज्यादा करना नहीं है, सिंपल सिंपल सूत्र हैं, उन सूत्रों को ध्यान में रखना और उनमें हमें वैल्यूज पुट करते जानी है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा जी, तो हमें पता होना चाहिए। देखिए आज हम इस चैप्टर में सब कुछ कवर करेंगे बेटा जी, तो देखिए बिना देरी के करते हैं हम स्टार्ट। आ जाइए समतल में गति। देखिए बेटा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं समतल में गति की। अगर अपन बात करें तो समतल में गति होती क्या है कि एक गति, जैसे मान लो कि कोई कण है जो गतिमान है, कोई कण है जो गतिमान है। हमने पढ़ा था सरल रेखा में गति, जब कोई कण सीधे सीधे चले, एकदम सीधे चले तो उसको बोलते हैं हम सरल, मतलब उसका जो रास्ता है, जैसे मान लो कि हम चल रहे हैं मिट्टी पे और मिट्टी पे जब चल रहे हैं तो हमारे पैरों के जो निशान बन रहे हैं, अगर उन निशानों को जोड़ दिया जाए तो सारे निशान जो है अगर उनसे एक लाइन बन रही है तो वो एक सरल रेखा में गति है। और अगर हम कुछ इस तरीके से चल रहे हैं कि हमारे जो पैरों के निशान मिट्टी में बनते जा रहे हैं, जैसे कि मान लो कि यहां दिया गया हमें कि ये यहां से चल रहे थे अपन, कुछ इस तरीके से चले, कुछ इस तरीके से यहां पर हम चले, तो हमने हमारे पद चिन्हों को जोड़ने की कोशिश करी बेटा। तो देखिए यहां पर एक सरल रेखा नहीं बनती है। अगर इन सब की बात करूं मैं, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है, तो सारे के सारे पद एक्स वाई तल में आते हैं। सारे के सारे पद कहाँ आते हैं? एक्स वाई तल में आते हैं। इसलिए ये जो गति है इसको अपन बोलते हैं क्या? समतल में गति। अब समतल में गति जो है, इसमें हमारे पास में सबसे पहले जो आता है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। इसका समतल में गति का सबसे बड़ा एक उदाहरण है प्रक्षेप गति। तो बेटा इस प्रक्षेप गति में समझते हैं कि क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रक्षेप गति की हम बात करें तो समतल में गति बेसिकली एक्स और वाई की बात कर रहे हैं हम। ये समतल में गति द्विविमीय गति होती है। जैसे कि इसको समझें बेटा जी, हम ये कुछ इस तरीके से हम ले लेते हैं कि द्विविमीय गति की बात करते हैं कि कोई कण है जो यहां से चलना शुरू करता है। ये मान लो कि ये हमारे पास में एक्स अक्ष है और ये हमें दिया गया है बेटा क्या? वाई अक्ष। क्लियर बात? यहां से अगर मैं बात करूं तो ये कोई कण इस तरीके से चल रहा है, तो अगर इस कण की गति की बात करें तो ये यहां से चलना शुरू करता है, तो यहां से ये ऊपर की तरफ गया, यहां आगे गया, यहां से ऊपर चल रहा है, आगे गया, ऊपर चल रहा है, आगे चल रहा है, ऊपर गया। देखिए ये कण आगे भी चल रहा है और ऊपर भी चल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये दो तरीके की गति करता है, एक एक्स दिशा में भी चलता है तो वाई दिशा में भी चलता है, और इन दोनों दिशाओं को मिलाकर एक संयुक्त गति बनाई गई जिसको हम बोलते हैं समतल में गति, प्रक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति। अब देखिए ये प्रक्षेप्य गति क्या होती है, इसको समझ लेते हैं हम। यहां से अपन बात करते हैं, जो एक्स दिशा की तरफ गति है इसको अपन बोलते हैं क्षैतिज दिशा, और जो वाई एक्स की तरफ दिशा है बेटा इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा। यहां से खड़े होके किसी आदमी ने या हमने, मान लो कि यहां पर खड़े होके हमने एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका। यहां से हम एक गेंद फेंकते हैं ऊपर की तरफ u वेलोसिटी, u वेग के साथ, क्षैतिज दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए। तो ये गेंद कुछ इस तरीके से गति करते हुए यहां आकर गिर जाती है, यहां आकर गिरती है। तो इस गेंद के द्वारा यहां से यहां तक की ये जो दूरी है इसको बोलते हैं परास। इसको क्या बोलते हैं? परास बोल दो, या इसको क्षैतिज विस्थापन बोल दो। इसको क्या बोल दें हम? क्षैतिज दिशा का विस्थापन। इसको हम क्या बोल दें बेटा? क्षैतिज दिशा का विस्थापन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब जैसे यहां पर ये हमें दी गई है ऊंचाई, यहां से कि ये जो हमने गेंद फेंकी है ये इस समक्षैतिज रेखा के मुकाबले
कितना ऊपर जाती होगी, तो इसकी ये जो अधिकतम ऊंचाई है इसको हम बोलते हैं एच मैक्स, और ये है अधिकतम ऊंचाई। ये क्या है? अधिकतम ऊंचाई, या कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर दिशा में चला गया अधिकतम विस्थापन। अब इस कण की अगर बात करें तो हमने इसको किसी कोण पर फेंका है बेटा जी। तो हमने देखा कि ये कण आगे की तरफ भी चल रहा है तो ऊपर की तरफ भी चल रहा है, आगे भी चल रहा है तो ऊपर भी चल रहा है। इसका मतलब ये दो दिशाओं में एक साथ चल रहा है, आगे भी चलता है ऊपर भी चलता है। तो बेटा जी पक्की पक्की बात है, हमको पता है बाबा कि अगर किसी दिशा में चलना है तो बाबा उस दिशा में वेग होना चाहिए। अब कण तो दो दिशाओं में चल रहा है, इसका मतलब दोनों दिशाओं में क्या होना चाहिए? वेग होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, जब इस कण को प्रारंभिक वेग u के साथ थीटा कोण पर फेंका गया तो इस वेग का एक घटक u कोस थीटा x दिशा की तरफ आता है, जिसको बोलते हैं अपन x दिशा का प्रारंभिक वेग, और एक आता है u साइन थीटा, इसको अपन बोलते हैं y दिशा का प्रारंभिक वेग। बात क्लियर? अब मैं इन दोनों दिशाओं को अलग अलग पढ़ने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ले लेते हैं क्षैतिज दिशा, फिर ले लेते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा, फिर उन दोनों दिशाओं को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? प्रक्षेप्य गति। ये जो प्रक्षेप्य गति होती है बेटा जी, ये गुरुत्व के अधीन होती है। ये कैसे होती है? गुरुत्व के अधीन गति होती है, गुरुत्व के अधीन। तो अब यहां से क्षैतिज दिशा की हम बात करते हैं। तो क्षैतिज दिशा में हमारे पास में जो प्रारंभिक वेग दिया गया है वो है कितना? u cos थीटा। प्रारंभिक वेग कितना है? u cos थीटा। और ये जो u cos थीटा होता है बेटा जी क्षैतिज दिशा में, ये नियत होता है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये कांस्टेंट क्यों होती है? इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो जहां बल होता है वहां त्वरण होता है, जहां बल होता है वहां त्वरण होता है, लेकिन जहां बल नहीं होता है वहां पर त्वरण नहीं होता है। तो अपन बात करें एक्स दिशा में हमारे पास में या क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं होता है। जब कोई बल ही नहीं है तो त्वरण भी नहीं हो सकता, और जब त्वरण नहीं हो सकता है तो वेग में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसका मतलब एक्स दिशा में ये जो वेग है बेटा जी, ये हमेशा कैसा रहेगा? नियत रहेगा। ये सभी जगह पर u cos थीटा रहेगा, सभी जगह पर क्या रहेगा? यहाँ भी u cos थीटा, यहाँ भी u cos थीटा, यहाँ पर भी u cos थीटा, ये सभी जगह पर नियत रहेगा। फिर बात करते हैं कि इसमें x दिशा में त्वरण 0 हो गया, क्योंकि x दिशा में जो कुल बल है बेटा जी उसका मान कितना है? 0 के बराबर है। फिर बात करते हैं कि t समय बाद x दिशा में वेग क्या होता होगा? t समय बाद में x दिशा में विस्थापन कितना होगा? मेरे को पता है कि बेटा जी देखिए, मैं सिंपल सी बात करता हूं बाबा, यहां पर कुछ नया सीखने का नहीं है हमें, पूरी बातें वही है जो हमने सरल रेखा में पढ़ा है। सरल रेखा में हमने क्या पढ़ा था? पहले सीधी रेखा में धरातल पर चलते थे, फिर हमने गुरुत्व के अधीन गति पढ़ी। अब वही बात है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। इस बात को ध्यान से बैठा लीजिए दिमाग में कि हमको यहाँ कुछ नया नहीं पढ़ने का है बाबा, ये हमारे लिए चीजें वही है। कैसे कैसे कैसे? देखिए ऐसे क्षैतिज दिशा की बात करें तो ये वो गति है जिसको हम धरातल में सरल रेखा में गति है, और ये जो गति है ऊर्ध्वाधर दिशा, ये है गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी, यही दोनों बातें वही है। अब बस इनको जोड़ दिया गया, हमें नया कुछ सीखना नहीं है, बस यही बात ध्यान में रखनी है कि दो गतियां जो अलग अलग पढ़े थे अब उनको मिला दिए। बहुत बढ़िया। और यहां पर तो बहुत सी चीजें आसान कर दी गई है कि क्षैतिज दिशा में धरातल पर जब भी सरल रेखा में चलोगे वहां त्वरण हमेशा 0 रहेगा, और जो प्रारंभिक वेग है ये हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। अब प्रारंभिक वेग नियत है, त्वरण 0 है, तो x दिशा की तरफ विस्थापन, विस्थापन क्या होता था? s बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर, या s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब त्वरण 0 है तो 1/at स्क्वायर वाला खत्म हो गया, 1/2 at स्क्वायर। देखिए विस्थापन क्या होता था? s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब त्वरण 0 है तो इसकी कहानी खत्म, x दिशा के विस्थापन को मान लिया x, और t समय बाद में प्रारंभिक हमेशा नियत रहेगा, तो u cos थीटा गुणा t, ये आ गया बेटा जी ux गुणा t, और ये आ गया u cos थीटा गुणा t। t समय बाद में वेग क्या हो जाएगा? t समय बाद में वेग में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि वेग तो नियत है, ये बात ध्यान में रखने का है। अब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा की बेटा जी। ऊर्ध्वाधर दिशा
मोशन अंडर ग्रेविटी है। ऊर्ध्वाधर दिशा क्या है? गुरुत्व के अधीन गति है। यहां पर त्वरण जीरो नहीं होता है। यहां का जो त्वरण होता है बेटा जी ये जी के बराबर आता है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर आता है। और प्रारंभिक वेग ऊर्ध्वाधर दिशा में u साइन थीटा है, तो प्रारंभिक वेग u साइन थीटा, और त्वरण किसके बराबर है? माइनस जी के बराबर। और टी समय बाद इसके विस्थापन की बात करें या ऊंचाई की बात करें कि टी समय बाद में ये कण कितना ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आती है? तो यहां से मेरे को देखने को मिल रहा है कि यहां पर ये त्वरण जीरो नहीं होता है। प्रारंभिक वेग क्या होता है? u साइन थीटा, तो यू वाई इंटू टी, और ये विस्थापन की बात कर रहे हैं अपन, तो यहां पर आ जाएगा ए टी स्क्वायर, है ना। तो s बराबर यू टी प्लस, यहां से हमारे पास में, अच्छा वेग की बात कर रहे हैं तो के विस्थापन के बाद अगर हम वेग लिखेंगे तो वेग हमारे लिए लिखना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे कैसे, ध्यान से देखिए। यहां से अपन वेग की बात करते हैं, वेग की बात करते हैं बेटा जी, वेग की बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मेरे को पता है टी समय बाद में वेग क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। तो y दिशा के बाद की वेग की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा वी वाई बराबर प्रारंभिक वेग u साइन थीटा, प्रारंभिक वेग कितना? u साइन थीटा, और एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू टी, तो ये आ गया u साइन थीटा माइनस जी टी। और अगर विस्थापन की बात करें या ऊंचाई की बात करें, तो ऊंचाई को हम लिखेंगे y दिशा के y से, तो s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यू कितना है? प्रारंभिक वेग u साइन थीटा, टाइम मान लिया हमने t, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा जी? ये क्या आ जाएगा बेटा जी? बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे पास में आ जाएगा टी समय बाद में कि कण कितना ऊपर चला जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं कि अगर इन दोनों दिशाओं को मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद में जो गति होती है इसको क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति है। देखिए हमने यहां पर मिलाने की कोशिश करी है कि प्रारंभिक वेग u था, कोण थीटा था, एक्स अक्ष, या हम बात करें क्षैतिज दिशा में जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है? u साइन थीटा, सॉरी u कोस थीटा, इसका घटक आ चुका है, और इसका घटक क्या आ चुका है? u साइन थीटा। बात समझ में आती है? तो कुछ समय t के बाद में ये कण यहां पहुंच गया, कुछ समय t के बाद में ये कण यहां पहुंच जाता है। ये है हमारे पास में t बराबर 0, और ये कुछ समय t बराबर t पर यहां पहुंच गया। तो पक्की बात है x अक्ष की तरफ चल रहा है तो x अक्ष में वेग आएगा, y अक्ष की तरफ चल रहा है तो y अक्ष में वेग आएगा। हमें पता है x दिशा का वेग नियत होता है, ये बदलता नहीं है। तो जितना u cos थीटा यहां था बेटा जी, उतना ही u cos थीटा यहां पर भी आ जाएगा, उतना ही u cos थीटा यहां आ जाएगा। और vy हमने अभी निकाला था, vy हमारे पास में कितना आया था? vy हमारे पास में अभी आया था कितना? u साइन थीटा माइनस जी टी, वी साइन थीटा माइनस जी टी। तो देखिए यहां से हम बात करते हैं कि परिणामी त्वरण, कि कुछ समय बाद में जब परिणामी त्वरण की बात करेंगे तो परिणामी त्वरण दो दिशाओं में चल रहा है, तो x दिशा का त्वरण प्लस y दिशा का त्वरण, क्योंकि दोनों को जोड़ रहे हैं। x दिशा में त्वरण 0 है, y दिशा में त्वरण कितना? माइनस जी, क्योंकि ऊपर की तरफ है, y दिशा की तरफ है, तो माइनस जी जे कैप। फिर परिणामी प्रारंभिक वेग की बात करें तो वो यू एक्स आई कैप और यू वाई जे कैप, एक्स दिशा का आई कैप, वाई दिशा का जे कैप। प्रारंभिक वेग एक्स दिशा में कितना है? यू कोस थीटा आई कैप, वाई दिशा में कितना है? यू साइन थीटा जे कैप। बात समझ में आती है? फिर बात करें टी समय बाद में, ये जो वेग था ये क्या हो जाएगा? हमें पता है कि टी समय बाद में वेग हो गया वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। हमने कैलकुलेट किया कि x दिशा में वेग बदलेगा नहीं रे बाबा, x दिशा में वेग कभी नहीं बदलता है। जब कहीं नहीं बदला तो x दिशा में क्या हो गया? u cos थीटा आई कैप। और y दिशा में ये बदल के कितना आ गया? अभी अभी हमने निकाला था u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। बात समझ में आती है? फिर बात करते हैं, हमसे सवाल पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब t समय बाद में कण की स्थिति यहां पर है तो इसका ये जो वेग है, भाई ये जो वेग आ गया टी समय बाद, हमने परिणामी वेग की बात कर रहे हैं। एक्स दिशा इधर की तरफ, वाई दिशा की इधर की तरफ, इनका परिणामी ये है, तो कण का ये इधर की तरफ है परिणामी दिशा। तो कण का परिणामी दिशा का कोण जो है एक्स अक्ष के साथ या क्षैतिज दिशा के साथ, ये अल्फा कितना होगा? तो ये आ गया हमारे पास में टेन अल्फा बराबर वी एक्स बटा वी वाई बटा एक्स। वी वाई कितना आ गया है?
u साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स कितना है u cos थीटा। तो u साइन थीटा माइनस जी टी बटा u cos थीटा, ये हमारे पास में आ गया है क्या, t समय बाद में। इसमें जो कण की जो दिशा है वो क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाती होगी, तो यहां से हमारे पास में आ गया है ये। अगर इसको डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड कर देते हैं हम, तो u साइन थीटा u cos थीटा, तो u डिवाइड कर दो तो यहाँ तो आ गया टेन थीटा, और ये आ जाएगा माइनस जी टी बटा cos थीटा। तो ये भी हमें याद होना चाहिए बेटा जी। इस तरीके से ये दो सूत्र आ चुके हैं। अल्फा धरातल व वेग के बीच का कोण था, यही हमने बताया है। फिर बात करते हैं उच्चतम बिंदु पर क्या घटनाएं होती होगी। उच्चतम बिंदु पर क्या घटनाएं होती होगी बेटा जी, उच्चतम बिंदु पर कण के पास सिर्फ और सिर्फ, उच्चतम बिंदु पर कण के पास सिर्फ और सिर्फ x दिशा में वेग होता है, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर कण ऊपर जाते जाते नीचे आने लगता है, ऊपर जाते जाते नीचे आने लगता है। इसका मतलब यहाँ क्या होता है बाबा, हमने पढ़ा था कि जब कोई कण किसी दिशा में अपना रास्ता विपरीत करता है तो वहां पर वेग क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि वो है पलटी पॉइंट, वहां पर कण पलटता है, पलटी मारता है। तो यहां ऊपर जाते जाते नीचे आने लगा, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में कण अपनी दिशा बदलता है, पलटी पॉइंट आता है, पलटी पॉइंट पर वेग क्या हो जाता है, जीरो। इसलिए ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग है वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, यहां कण ऊर्ध्वाधर गति में दिशा विपरीत करता है, पलटी पॉइंट, और एक्स दिशा में वेग तो बदलता ही नहीं है, एक्स दिशा में वेग तो बदलता ही नहीं है। इसका मतलब अधिकतम ऊंचाई पर सिर्फ एक्स दिशा में वेग रहेगा, और वो क्या रहेगा, u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आगे हम चलते हैं, तो आगे अपन बात करें, अब कुछ जरूरी पैरामीटर्स दिए गए हैं बेटा जी। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है उड्डयन काल। पानी बहुत जरूरी है बेटा जी, पानी पीते रहना चाहिए, पानी से दिमाग कूल होता है, दिमाग कूल रहता है तो अच्छी चीजें दिमाग में आती है। दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए, हमारा दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है, कि जैसे हम इंजन चल रहा होता है तो इंजन में एक टैंक पानी का भी होता है, जिसमें हम डीजल पेट्रोल के अलावा पानी भी भरते हैं। वो पानी क्यों भरते हैं, ताकि इंजन ठंडा रहे और गाड़ी बहुत अच्छे से चलती रहे, इसलिए पानी पीते रहना चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए दिन भर में। देखिए आते हैं वापस से उड्डयन काल। उड्डयन काल का मतलब है कि कण कितनी देर हवा में रहता है, जैसे यहां से फेंका और यहां तक गिरता है तो यहां से यहां तक कण हवा में रहता है, तो कितनी देर हवा में रहा उसको बोलते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल की बात करें तो बेटा जी ये होता है t बराबर 2u साइन थीटा बटा जी, 2u साइन थीटा बटा जी, जो कि हो जाएगा u साइन थीटा क्या होता है uy और बटा g। तो ये आ गया हमारे पास में t बराबर 2u साइन थीटा बटा g बराबर 2uy बाई जी। बात समझ में आती है। अब यहां पर लिखा है ये बराबर होता है t1 प्लस t2 के। t1 है कण का ऊपर जाने का समय और t2 है कण का नीचे आने का समय। तो जितने समय में कण ऊपर जाता है उतने ही समय में कण वापस नीचे भी आता है। तो जाने का समय बराबर जाने का समय प्लस आने का समय जोड़ दिया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल। क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर जाने में लगा समय और अधिकतम ऊंचाई से धरातल पर आने में लगा समय क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि यहां से समझे कि कण जब यहां से चलकर अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है तो ये समय t1 और यहां से यहां आने का समय क्या है, t2। तो जितना समय में ऊपर गया उतने ही समय में नीचे आता है। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये है कण के हवा में रहने का समय। तो t1 प्लस t2 बराबर उड्डयन काल 2u साइन थीटा बाई जी 2uy बाई जी। तो t1 बराबर u साइन थीटा बटा जी और बराबर t2 जाने का समय बराबर आने का समय। अब एक और इंपॉर्टेंट है कि जब दो गेंद है, दोनों गेंद को मैं पूरक कोणों पर फेंकता हूं, प्रारंभिक वेग बराबर है। दो गेंद हैं जिनको मैं यहां से फेंकने की कोशिश करता हूं, प्रारंभिक वेग, पहली गेंद का वेग u1 u2 दोनों किसके बराबर, u के बराबर। एक कोण को थीटा पर फेंकता हूं तो दूसरी को 90 माइनस थीटा पर। मतलब एक कोण को अगर 30 डिग्री पर फेंकता हूं तो दूसरे कोण कर 60 डिग्री पर फेंकता हूं। तो दोनों कोणों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री। जब दो बॉल अलग अलग कोण पर फेंकी जाए और दोनों कोणों का मान जोड़ ले और वो 90 के बराबर आ जाए तो ये कोण पूरक कोण है। और ऐसा होता है
तो दोनों का जो समय अंतराल होता है या जो टाइम पीरियड होता है या जो उड्डयन काल होता है, उनका जो अनुपात है T1 बटा T2 बराबर ये आता है किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर आता है। ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का मतलब है कि कण ने एक्स दिशा में कितना विस्थापन चला है, उसको बोलते हैं क्षैतिज परास। तो यहां से हम देख पा रहे हैं बेटा जी, क्षैतिज परास बराबर आर बराबर यू एक्स टी, क्योंकि एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एक्स दिशा में त्वरण नहीं है, इसलिए 1/2 ए टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आर बराबर यू एक्स टी, एक्स दिशा में प्रारंभिक वेग यू कोस थीटा, टाइम पीरियड टी के बराबर है, जो कि कितना आ चुका है 2u साइन थीटा बटा जी। तो यू एक्स यू कोस थीटा और टाइम की वैल्यू पुट कर दी हमने 2u साइन थीटा बटा जी। तो हमें अंतिम आंसर मिला 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बटा जी। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है बेटा जी, ये सूत्र हमें याद रखने का है, ये सूत्र हमें याद रखने का है कि r बराबर 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बटा जी, जिसको हम 2 साइन थीटा कोस थीटा को साइन 2 थीटा बोलते हैं, इसलिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। और यहां से अगर मैं बात करूं तो 2u साइन थीटा, देखिए u साइन थीटा u कोस थीटा किसके बराबर होता है, इसको मैं क्या लिखते हैं, r बराबर 2 तो बाहर ले लो, u साइन थीटा और u कोस थीटा बटा जी। u साइन थीटा क्या होता है, u वाई, u कोस थीटा क्या है, x दिशा का प्रारंभिक वेग। तो r बराबर 2ux uy बटा जी। बात समझ में आती है क्या भोला, बताइए भोलेनाथ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबा। ध्यान से देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है कि अगर वही पूरक कोण कि एक कोण थीटा पर दूसरी 90 माइनस थीटा, मतलब जब दो गेंद समान प्रारंभिक वेग के साथ ऐसे कोणों पर फेंकी जाए कि उन कोणों का सम क्या आना चाहिए, उन कोणों का जोड़ क्या आना चाहिए 90 डिग्री, तो वहां से फेंकी गई परास हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। दोनों जो गेंद है वो एक ही जगह जाकर गिरेगी। बात समझ में आती है। ऐसे समझिए कि यहां से हमने एक गेंद फेंकी कुछ इस तरीके से, दूसरी गेंद फेंकी कुछ इस तरीके से, ये कोण थीटा और ये कोण 90 माइनस थीटा। तो देखिए दोनों गेंद एक ही जगह से फेंके थे और एक ही जगह जाके गिरी है, कोण अलग अलग थे, एक 30 डिग्री था दूसरा 60 डिग्री था। तो पूरक कोण होते हैं ये। जब गेंद को पूरक कोणों पर फेंका जाए और प्रारंभिक वेग दोनों गेंद का बराबर हो तो उनका क्षैतिज दिशा का विस्थापन भी कितना हो जाएगा रे बाबा, बराबर होगा R1 बराबर R2, R1 बराबर R2। तो यहां से देख लीजिए, हम बात कर रहे थे परास थीटा तथा 90 माइनस थीटा के लिए समान होती है। परास थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए क्या होती है, समान होती है, तथा 45 डिग्री पर अधिकतम होती है। ये जो परास है कि भाई गेंद को कितने डिग्री कोण पर फेंक दिया जाए कि वो बहुत दूर अपनी अधिकतम दूरी पर जाकर गिरे, वो क्षैतिज दिशा में बहुत दूर अधिकतम दूरी पर जाकर गिरे। बाहुबली याद नहीं है क्या तुमका, कि जब बाहुबली लड़ाई कर रहे थे भल्लाल देव से, तो भल्लाल देव के महल में एक पेड़ से बांधकर सैनिकों को फेंका गया था। वो हमारा स्टूडेंट रहा था भैया, वो हमारा स्टूडेंट था, उसने फिजिक्स पढ़ी थी, उसको पता था कि हम कैसे सैनिकों को अधिकतम दूरी पर फेंक सकते हैं। तो उन्होंने पेड़ को रस्सी से बांधा और 45 डिग्री का कोण बनाया, रस्सी छोड़ दी, दूर जाके गिरा और सीधे जाके सैनिक कहाँ गिरे, भल्लाल देव के महल में, और उनको बाला बाला कर दिया, उनका बाला बाला बाला। समझ में आता है भैया। तो यही खेल होता है यहाँ कि अधिकतम दूरी पर जाना है तो कितने डिग्री पर फेंकने का है, 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री अधिकतम होता है। और कितना होता है, यहां से देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी है। अगर थीटा 45 हो गया तो 2 गुना 45 90, साइन 90 कितना 1, यू स्क्वायर बटा जी। ये जो हमारे पास में परास आती है रे बाबा, ये है अधिकतम। ये कौन सी परास है, अधिकतम परास है, जो कि बराबर आती है किसके, यू स्क्वायर बटा जी के, यू स्क्वायर बटा जी के। तो यहां से हम बात करते हैं कि जब हमने फेंका थीटा और 90 माइनस थीटा पर, तो चलो पहले एक बार अधिकतम ऊंचाई देख लेते हैं, फिर बाद में इनका ऊंचाइयों के साथ भी रिश्ते नाते चेक करेंगे। ध्यान से देखिए रे बाबा, अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो अधिकतम ऊंचाई है h बराबर यू स्क्वायर बटा 2g।
कौन सी दिशा की बात कर रहे हैं? अधिकतम ऊंचाई ऊर्ध्वाधर दिशा है, इसलिए वेग भी कौन सा आएगा? ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम पीरियड बराबर या बोले तो उड्डयन काल बराबर 2u साइन थीटा बटा जी है। तो यहां से यह आ जाएगा हमारे पास में कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, और अगर उड्डयन काल के पदों में लिखोगे 1/8 जी टी स्क्वायर। कि तुम्हें किसी सवाल में उड्डयन काल दे दिया गया कि किसी कण का उड्डयन काल 5 सेकंड है, तो बताइए उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? तो सीधे ही अधिकतम ऊंचाई जो उड्डयन काल है उसका मान पुट कर दो और हमें अधिकतम ऊंचाई का उत्तर आ जाएगा। याद रखने का है बाबा, यहाँ पर थीटा वीटा निकालने थोड़ी ना बैठोगे, सीधे ही मान पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला बात करते हैं कि क्षैतिज परास और ऊंचाई में क्या संबंध है? क्षैतिज परास और ऊंचाई में क्या संबंध है? जब हम क्षैतिज परास और ऊंचाई को भाग देते हैं, ये हमारे पास में क्षैतिज परास है और ये ऊंचाई है, इनका अनुपात लेते हैं तो ये tan थीटा बटा 4 के बराबर आता है। ये tan थीटा बटा 4 के बराबर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है, पता होना चाहिए। और अगर जो परास ये आर परास ली है, अगर ये अधिकतम हो जाए तो अधिकतम परास कितने डिग्री कोण पर होती है? 45 डिग्री पर। कितने पर? 45 डिग्री पर। तो थीटा बराबर 45 पुट कर देंगे, तो थीटा 45 पुट करते tan 45 कितना? 1। tan 45 कितना? 1। तो h बटा आर बराबर 1/4। h बटा आर बराबर 1/4। 4 चला गया इधर, आर चला गया इधर, तो आर मैक्सिमम बराबर 4h। आर मैक्सिमम बराबर 4h। पूछा गया सवाल है, पता होना चाहिए हमें। अगली बात करते हैं वही पूरक कोणों की। जब एक गेंद थीटा पर, दूसरी 90 माइनस थीटा पर, तो दोनों की अधिकतम ऊंचाइयों का जो अनुपात है h1 बटा h2 बराबर tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आती है? फिर बात करते हैं वापस से पूरक कोणों पर, कि जब एक गेंद को थीटा और दूसरी को 90 माइनस थीटा पर फेंका जाए, तो ये जो इनके यहां पर हमने T1 और T2 लिए हैं, इनको गुणा किया जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास में किसके बराबर? 2r बटा जी। ये है हमारे पास में इसकी परास। ये क्या है? इसकी परास है। तो इनका भाई मेरे को पता है, थीटा और 90 माइनस थीटा पर जब फेंका जाएगा तो परास तो कैसी रहेगी? बराबर रहेगी। दोनों गेंद एक ही जगह जाकर गिरती है। R1 बराबर R2 बराबर R, मतलब R1 का R2 के साथ अनुपात ले लोगे तो वो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो मैं R1 बोल दूं, R2 बोल दूं, चाहे R बोल दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर ही है। लेकिन एक का टाइम पीरियड T1 तो दूसरे का टाइम पीरियड, एक का उड्डयन काल T1 तो दूसरे का उड्डयन काल T2, तो दोनों के उड्डयन कालों को अगर गुणा कर दिया जाए तो वो हमें मिलता है 2r बटा जी। यहां पर r क्या है? क्षैतिज परास। समझे? फिर अगर एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, एक की ऊंचाई h1 दूसरे की ऊंचाई h2, तो दोनों ऊंचाइयों को जोड़ दें तो वो बराबर आ जाएगा किसके? r बटा 2 के, क्षैतिज परास के आधे के बराबर। क्षैतिज परास के आधे के बराबर। पता होना चाहिए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। सब कुछ लेके आए हैं तुम्हारे लिए, कुछ छोड़ेंगे नहीं। तुम सिर्फ पढ़ते जाइए, हम खड़े हैं तुम्हारे लिए, तो सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम करते जाएं वैसे वैसे मेहनत करते जाओ, पढ़ते जाओ, अपने आप को साबित करते जाओ। मंजिल दूर नहीं है, हम तुम्हारे साथ मंजिल तक चलेंगे और तुम्हें मंजिल तक छोड़ के आएंगे, फिर लगेंगे हमारे काम में, फिर तुम्हारे लिए फिर से तुम्हारे साथी छोड़ के आएंगे, फिर तैयार करेंगे, मंजिल तक छोड़ेंगे, फिर आएंगे, फिर तैयार करेंगे, छोड़ेंगे, फिर आएंगे। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, इसलिए तुम हमारे साथ खड़े रहें। हम जैसे बोलते जाएं वैसे वैसे मेहनत करते जाएं और हम दोनों ही साथ साथ मंजिल तक चलेंगे भैया। तो लगे रहिए अपनी पढ़ाई को, दिल से लगे रहिए, अपने मन और मस्तिष्क को पूरा स्थिर रखिए और फोड़ दीजिए नीट के पेपर को। देखिए बेटा जी, आगे चलते हैं हम। प्रक्षेप पथ का समीकरण मतलब कि बिंदु कौन से रास्ते से गया। तो जिस रास्ते की हम बात करते हैं कि जैसे कि ये यहां से फेंका तो यहां से यहां तक गया, तो इस रास्ते का जो समीकरण है ये क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं हम, अंग्रेजी में तुमने सुना होगा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी।
ट्राजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी, ये तो सुना ही होगा ना बाबा। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या हो जाएगी। जैसे कि मान लो कि हमने एक कण यहां से फेंक दिया है कुछ प्रारंभिक वेग u के साथ, कुछ प्रारंभिक वेग u के साथ, तो यहां से क्या हो रहा होगा, ये कोण थीटा है। मान लेता हूं कि कुछ समय बाद में कण के जो निर्देशांक है वो x और y है। तो यहां से हम बात करेंगे, ये हो गया है y और ये हो गया है यहां से यहां तक की दूरी x और ये हो गई है इसकी परास r, ये हो गई इसकी परास r। तो ये जो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है या प्रक्षेप पथ का समीकरण है, ये है इसका y निर्देशांक, इसका y निर्देशांक बराबर x निर्देशांक गुणा tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फिर और सिंप्लीफाई करके हमने बहुत खूबसूरत सा रिजल्ट इसका निकाला है। वो क्या है, y बराबर x tan थीटा, y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बटा आर, y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बटा आर। ये है हमारे पास में इसकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। फिर बात करते हैं कि किसी ऊंचाई से क्षैतिज में प्रक्षेपण कितना होगा। कि अभी तक हमने जो भी किया था, पढ़ा है, वो सारा था कि ग्राउंड धरातल पर खड़े होकर गेंद फेंक दी और वो धरातल पर ही आके गिर गई। लेकिन अगर किसी गेंद को हम किसी दीवार पर खड़े हो जाए, हमारे घर की छत के ऊपर खड़े हो जाए और वहां पर नीचे तुम्हें दिखे डॉग, वहां नीचे दिखे तुमने किसी दूसरे के घर पर या कोई तुम्हारा दोस्त चल रहा था, उसके ऊपर तुम पत्थर फेंकते हो ना। ये वही सवाल है भैया। देखिए देखिए यहां से चिड़ी मार, देखो इधर, यहां आ गया कि हम एक दीवार पर खड़े हो गए, यहां पर दीवार पर खड़े होके ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे। तो यहां भाई धरातल पर खड़े थे तो हम कैसे फेंकते थे, ऐसे फेंकते थे। तो हमारे पास में कण ऊपर भी फेंके और आगे भी फेंके। लेकिन ऐसा ऐसा अधिकतम अगर यहां बात कर रहे हैं किसी ऊंचाई पर चले गए तो इसको हम बोलते हैं क्षैतिज प्रक्षेप गति। कि हमने कण को प्रारंभ में सिर्फ क्षैतिज दिशा में फेंका, हमने उसको ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं है फेंका है, हमने उसको ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं फेंका। जब ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं फेंका तो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग कैसे आएगा, नहीं आएगा। जब ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई वेग ही नहीं है, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा का प्रारंभिक वेग 0, ऊर्ध्वाधर दिशा का प्रारंभिक वेग 0। तो पूरा का पूरा प्रारंभिक वेग किधर है, क्षैतिज दिशा में, क्योंकि हमने प्रारंभ में सिर्फ और सिर्फ कण को क्षैतिज दिशा में ही फेंका है। किधर फेंका है, क्षैतिज दिशा में। तो हमारे पास में h बराबर ये है इसकी अधिकतम ऊंचाई, ये उसकी इसकी हो गई है क्या, परास, कि कण क्षैतिज दिशा में कितना चला। तो उड्डयन काल की बात करें, यहां से यहां तक आने में जो समय लगा, ये हो गया t बराबर √2h बटा जी, ये इसकी ऊंचाई h है। क्षैतिज परास की बात करें तो वही ut, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं है इसलिए ut, और प्रारंभिक वेग u था तो u आ गया, t कितना आ गया √2h बटा g। और कुछ समय बाद में अगर बात करें, x दिशा का वेग बदलता नहीं है, ये तो u ही रहेगा। लेकिन कुछ समय बाद में y दिशा में जो वेग है v बराबर u प्लस 80। तो y दिशा में प्रारंभ में कोई वेग नहीं था, इसलिए y दिशा का अंतिम वेग आफ्टर समय t, कुछ समय t के बाद में माइनस gt। तो यहां आ गया माइनस gt। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, tan थीटा बराबर हमने पढ़ा था vy बटा vx, vy बटा vx। तो vy कितना gt और vx कितना u। ये आ गया है हमारे पास में कोण, कि कण का क्षैतिज के साथ कोण क्या होगा जब कोण t समय बाद में ऐसे चल रहा था। बात समझ में आती है, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक खजाना है ये बेटा, ये हमें पता होना चाहिए कि इस खजाने में क्या चल रहा है। देखिए लिखा है कि यदि एक वस्तु समान ऊंचाई वाले दो बिंदुओं को, एक वस्तु है हमने फेंकी, वो एक समान ऊंचाई वाले दो बिंदु, यहां से ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये धरातल से दोनों ऊंचाइयां बराबर है। ये दोनों ऊंचाइयां क्या है, बराबर है। जितनी h ऊंचाई यहां है उतनी ही h ऊंचाई यहां है। तो ये कण t1 समय में यहां पहुंचता है और t2 समय में यहां पहुंच जाता है। मतलब इस ऊंचाई को ये t1 समय में पार करता है, इस ऊंचाई को ये t2 समय में पार करता है। बात समझ में आती है। तो यहां से क्या रिजल्ट आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैं मान लेता हूं कि यहां से इस बिंदु की दूरी जो है वो x है और इस बिंदु की जो दूरी है ये कितनी है बेटा जी, y है। क्लियर बात। तो इनका जो x और y का जो योग है, इन
x और y का जो योग है ये इनकी परास के बराबर है। ये इनकी किसके बराबर है? परास के बराबर है, कि इन दोनों को x और y को जोड़ दिया जाए तो वो इनकी क्षैतिज परास के बराबर आएगा। क्लियर बात? दूसरी बात, यहां से यहां तक पहुंचने का समय और यहां से यहां तक पहुंचने के समय को अगर जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर है? उड्डयन काल के बराबर। कि एक गेंद को यहां से यहां पहुंचने में 2 सेकंड लगा और यहां से यहां पहुंचने में 3 सेकंड लगा, तो इसका उड्डयन काल कितना? तो 3 और 2 5, उड्डयन काल कितना? 5। बात समझ में आती है? फिर बात करते हैं कि ये जो ऊंचाई h है ये कितनी होगी? तो ये ऊंचाई h होती है 1/2 जी T1 T2, 1/2 जी T1 T2। बहुत ध्यान से ये शर्त समझना क्या है, कि जब एक गेंद बराबर ऊंचाई के दो बिंदुओं को T1 और T2 समय पर पार करता है तो ऐसा होता है। और जो औसत वेग आता है ये क्या आता है? u cos थीटा। ये कैसा आता है? u cos थीटा। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो ध्यान दे लेना इस बात पर और गौर फरमा लेना इस बात पर और याद रख लेना इस बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं कि हमने मान लो कि दीवार पर खड़े थे, हम क्षैतिज में फेंके तो वो तो हमारे पास में क्षैतिज प्रक्षेप आ गया। अब हम दीवार पे खड़े होके भी ऐसे ही फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो यहां हमारे पास में फिर से ये मान लो कि हमने इसको प्रारंभिक वेग u दिया, इधर की तरफ u cos थीटा और इधर की तरफ क्या आ गया? u sin थीटा। तो इस कण की यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की जो गति है ये तो धरातल से फेंकने वाली गति के जैसी ही हो गई, कि मान लो कि यहां पर धरातल था तो ये तो वही धरातल से धरातल प्रक्षेप हो गया। लेकिन यहां धरातल नहीं है तो ये और आगे जाएगा, बिल्कुल नीचे आके गिरा। इसकी ये ऊंचाई h है और यहां से यहां तक की ये अधिकतम ऊंचाई क्या है? h मैक्सिमम। क्लियर बात? तो ये h मैक्सिमम कितना होगा कि कण ज्यादा अधिकतम कितना ऊपर जा सकता है? तो h मैक्स बराबर इसकी ये ऊंचाई की बात करें यहां से ये h प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। क्योंकि यहां की बात करें ना हम बाबा, ये तो धरातल से धरातल की ऊंचाई है ना, तो यहां से यहां तक की ये जो ऊंचाई है क्लियर है, ये तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g के बराबर आ जाएगा। और ये कितना है? स्मॉल h, ये है छोटा h। और इसके आवर्त काल की बात करूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं बेटा ये तो याद कर लेना, ये तो क्या कर लेना? याद कर लेना, क्योंकि यहां तुम सब सोल्व करने बैठोगे तो इसमें द्विघात समीकरण बनती है, उसमें तुम फंस जाओगे, होगा नहीं तुमसे, पक्की बात है। उस समय भी नहीं रहेगा। इसको याद कर लीजिएगा, ये दोनों सूत्र याद कर लो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहां ऐसा सवाल पूछ लेगा तो बहुत आसान सवाल है, और यहां से सवाल आएगा तो यही दो बातें पूछा करेगा वो हमसे, कि बिंदु इस कण को यहां से यहां गिरने में कितना समय लगा। आसान सवाल है। बाकी इसके ऊपर जितना भी हो रहा होगा वो तो वही काम हो गया ना, कि भैया धरातल से धरातल प्रक्षेप गति था, समझे? तो ये आ गया। इसके अलावा हम बात करते हैं, हमारे पास में ये यहां तक प्रक्षेप गति थी बेटा। अब हम बात कर रहे हैं सापेक्ष गति। सापेक्ष गति क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा। सापेक्ष गति में सबसे पहले हम बात करते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। जब बारिश आ रही हो तो क्या होगा? हमें किस तरफ छाता खोलना चाहिए कि हम बारिश में भीग ना जाए? तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहला अपन बात करते हैं रेनमैन प्रॉब्लम में, कि कोई आदमी था यहां पर खड़ा था, ये इधर की तरफ चल रहा है, इसकी आदमी की जो वेग है vm, क्या दिया है अपने को? आदमी का वेग पश्चिम की तरफ चल रहा है, कितने से? vm वेग से। बारिश ऊर्ध्वाधर से नीचे की तरफ गिर रही है, ये है बारिश का वेग। बात समझ में आती है? कितना? vr। तो अब यहां से बात करें तो आदमी के सापेक्ष बरसात का वेग क्या होगा? तो vr माइनस vm, vr माइनस am, बरसात का वेग माइनस आदमी का वेग। तो यहां से ये आ गया मेरे पास में कुछ इस तरीके से। तो यहां से देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, कि मान लो कि आदमी चल रहा है, ये बारिश आ रही है नीचे की तरफ 3 मीटर प्रति सेकंड से, आदमी चल रहा है इधर की तरफ 4 मीटर प्रति सेकंड से। क्लियर बात? तो अब अगर यहां से बात करें, ये तो हो गया मेरे पास में बरसात का वेग और ये हो गया है आदमी का वेग। क्लियर बात? सिंपल सी कहानी है, बहुत कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, बहुत आसान सवाल आता है, जैसा कि मैं कर रहा हूं वैसे ही तुमने करना है। तो आदमी के सापेक्ष बारिश का वेग, ये क्या है? आदमी के सापेक्ष बारिश का वेग कितना? बारिश का वेग माइनस आदमी का वेग, बारिश का वेग माइनस आदमी का वेग, बारिश का वेग माइनस आदमी का वेग। तो यहां से बारिश का वेग आदमी के सापेक्ष, तो बारिश का वेग कितना दिया है? 3,
नीचे की तरफ, बारिश का वेग कितना 3 नीचे की तरफ, तो ये आ गया -3 जे कैप, और ये माइनस आदमी का वेग, तो पीछे की तरफ था माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया है, तो ये आ गया +4 आई कैप, ये क्या आ गया +4 आई कैप। ये आ चुका है हमारे पास में बरसात का वेग आदमी के सापेक्ष। अगर चाल की बात करें कितनी चाल है, तो इसका क्या ले लो, परिमाण ले लो, तो परिमाण कितना 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया हमारे पास में ये √25, जो कि आ जाएगा कितना 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। मतलब आदमी के सापेक्ष बारिश की जो चाल है वो कितनी है 5 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया है। अब सवाल अगला आता है कि ये जो आदमी है ये बारिश से भीग ना जाए, इसके लिए इसको छाता किस दिशा में खोलना पड़ेगा। तो अब यहां से मैं देख रहा हूं आदमी के सापेक्ष बारिश का जो वेग है वो क्या है -3 जे कैप, तो नीचे की तरफ, ये आ गया -3 तो नीचे की तरफ, और 4 आई कैप ये धनात्मक है, तो ये आ गया 4 आई कैप। बात क्लियर है। आदमी को ऐसा लगा, जैसे ही लिखोगे ये समीकरण, फिर -3 जे कैप मतलब नीचे की तरफ और 4 आई कैप आगे की तरफ, इसका मतलब इन दोनों का जो परिणामी है वो ये होगा, ये इन दोनों का परिणामी होगा समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो ये परिणामी हो चुका है, इसका मतलब बारिश आ रही है इधर से, इसका मतलब ये बारिश बरस रही है कुछ इस तरीके से, तो आदमी को छाता इधर की तरफ खोलना पड़ेगा, आदमी को छाता इधर की तरफ खोलना पड़ेगा। अब ये जो कोण थीटा है कि कितने डिग्री के कोण से, या ये जो थीटा होगा तो ये कोण भी कितना होगा थीटा होगा, तो tan थीटा बराबर आदमी का वेग बटा बारिश का वेग, ये यहां से कोण आ गया, तो ये कोण हम निकाल लेंगे। बात समझ में आती है बेटा जी। तो यही पूरी कहानी है, कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं है और ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, जितना मैं बोल दूं उतना ही दिमाग लगाइए और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बात क्लियर है। आगे हम चलते हैं कि जैसे मान लो कि अब मैं बात करूं, मेरे को अगला जो सवाल है वो आ गया कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। आगे हम बात करें तो बड़े ही ध्यान से सुनो कि अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है रिवर बॉट प्रॉब्लम, रिवर बॉट प्रॉब्लम, या हाँ चलो रिवर बॉट प्रॉब्लम ही ले लेते हैं, रिवर बॉट प्रॉब्लम। देखिए नदी का और तैराक की, जब नदी में कोई तैराक तैर रहा हो या नदी में कोई नाव चल रही हो तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए कि मान लो कि हमारे पास में ये एक नदी है और ये नदी बहती है कुछ इस तरीके से, ये नदी बह रही है, क्लियर बात। अब यहां से हमारे पास में इसके दो छोर हैं, एक ये छोर है ए और एक छोर है बी, और नदी की जो चौड़ाई है वो दी गई है डी, क्लियर बात। नदी का जो वेग है उसको मैं मान लेता हूं, नदी का वेग वेलोसिटी ऑफ रिवर, नदी आगे की तरफ बह रही है, और एक स्विमर है हमारे पास में, एक स्विमर है, एक तैराक है जो तैरना चाहता है ए से बी तक। अगर ये तैराक कुछ इस तरीके से इधर की तरफ तैरना शुरू कर दे, जिसका वेग कितना है vm, आदमी का वेग vm, क्लियर बात। तो अब इस स्विमर को यहां से देखें, तो इस स्विमर को यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो नदी है ये स्विमर को आगे ले जाने का काम करती है, नदी तैराक को या जो नाव है उसको आगे बहाने का काम करती है। जो तैराक यहां से यहां तक जाएगा वो अपने खुद के वेग की वजह से जाएगा, किसकी वजह से, अपने खुद के वेग की वजह से। आगे की तरफ कौन लेके जाएगा इसको, नदी, आगे की तरफ कौन लेके जाएगा, नदी। तो और नदी को पार करने का काम किसका है, इस आदमी का, क्योंकि यह आदमी सिर्फ आगे वेग है, नदी तो आगे बहाने का काम करती है। बात समझ में आती है। नदी तो सिर्फ इधर लेके जाएगी, पार तो इसको खुद के वेग की वजह से ही करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास में सवाल आ जाता है सबसे पहला क्या, कि नदी को पार करने में लगा समय, नदी को पार करने में लगा समय, नदी को पार करने में लगा समय कितना होगा, इस बात को जान लीजिए। नदी को पार करने में जो समय लगेगा उसको समझ लीजिए बेटा जी, वो ये आ जाएगा, ध्यान से देखिए कि मान लो कि इसको पार करने में t समय लगता है, तो दूरी बटा वेग, दूरी बटा वेग, दूरी कितनी है, कितना दूर जाना है पार करके, d, कितना दूर जाना है d, और इसका वेग कितना है इधर की तरफ, ये है आदमी का वेग, ये है नदी को पार करने का समय, ये है नदी को
पार करने में लगा समय, और इसी को हम न्यूनतम समय भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूनतम समय। कि नदी को पार करने में लगा न्यूनतम समय कितना हो जाएगा? डी बटा आदमी का वेग। डी बटा आदमी का वेग। जब आदमी सीधे सीधे ऐसे तैरेगा तो ये नदी को जल्दी से पार करेगा। क्लियर बात? फिर आगे हम बात करें कि भाई अगर ये नदी बहती है, आदमी इधर की तरफ चल रहा है, तो अगला सवाल हमारा रहेगा कि धरातल के सापेक्ष, धरातल के सापेक्ष, धरातल के सापेक्ष तैराक या नाव का वेग क्या होगा? ध्यान से सुनिए। तो अपन लिखेंगे स्विमर या मैन लिख लो, आदमी का वेग धरातल के सापेक्ष, द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये आता है क्या? आदमी के वेग में नदी के वेग को जोड़ते हैं। आदमी के वेग में नदी के वेग को जोड़ने का काम करते हैं बेटा जी। तो हमने इसको इस तरीके से जोड़ दिया है। बात क्लियर? फिर अगर ये तो आ गया वेग, और अगर इसके चाल की बात करें कि धरातल के सापेक्ष ये तैराक किस चाल से तैर रहा होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना? इसका हम क्या ले लेंगे? परिमाण ले लेंगे। इसका हम क्या ले लेंगे? परिमाण ले लेंगे। तो यह आ गया आदमी के वेग का स्क्वायर प्लस नदी के वेग का स्क्वायर। ये आ चुका है हमारे पास में। इसका मतलब यहां से ये आ गया है हमारे पास में धरातल के सापेक्ष आदमी का वेग और उसका चाल। क्लियर बात? अगला सवाल, अगला सवाल है कि भाई ये जो नदी है जब आगे की तरफ चल रही है, आदमी इधर तैरा, अगर रुकी हुई होती तो आदमी यहां से यहां पहुंच जाता। लेकिन जैसे कि मान लो कि बहते हुए पानी में हम एक पत्ता गिरा दे, तो क्या नदी पत्ते को बहा के लेके जाती है? तो हमारे पास में तैराक भी वैसा ही है कि तैराक जैसे नदी पर गिरेगा, आगे तो खुद के वेग की वजह से जाएगा, लेकिन ये नदी इसको यहां पर ले जाएगी। बहाव होगा, आगे जा रहा था खुद के वेग की वजह से, और नदी भी आगे की तरफ लेके गई। क्लियर बात? तो ये अपने यहां पर P बिंदु से Q बिंदु पर जाना चाहिए था, लेकिन Q पर नहीं पहुंच गए, ये किसी R बिंदु पर पहुंच गया। मतलब ये अपने रास्ते से इतना भटक चुका है, अपने रास्ते से इतना भटक चुका है। तो इसका मतलब इसने क्षैतिज दिशा में कितना विस्थापन चला? भाई यहां से यहां तक गया, मतलब क्षैतिज दिशा में गया। तो ये हो गया है हमारे पास में क्षैतिज दिशा का विस्थापन। क्षैतिज दिशा का विस्थापन, इसको हम ड्रिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम ड्रिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। तो क्षैतिज दिशा का विस्थापन, तो क्षैतिज दिशा का विस्थापन S बराबर क्षैतिज दिशा का वेग गुणा T। क्षैतिज दिशा का वेग गुणा T। अब क्षैतिज दिशा के वेग की बात करें तो क्या हो जाएगा? क्षैतिज दिशा में इसको लेकर जाने का काम कौन करेगा भैया? क्षैतिज दिशा में कौन बहा रहा है? नदी। तो नदी का वेग क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ नदी गुणा टाइम, नदी को कितने समय में पार कर रहा है? डी बाई वी एम से। ये हो गया डी बाई वी एम, डी बाई वी एम। बात समझ में आती है? तो नदी का वेग बता आदमी का वेग गुणा डी, ये आ गया है हमारे पास में नदी को पार करने में जो इसका ड्रिफ्ट है वो आ चुका है। खैर हमें यहां से ध्यान से देख लीजिए कि ये हमारे पास में आ गया है नदी का वेग। ये आ गया है क्या? नदी का वेग। क्या आ चुका है? नदी का वेग। और ये आ गया है नदी को पार करने में लगा समय। नदी को पार करने में लगा समय। बात समझ में आती है? अगला सवाल हमें पूछा जा सकता है, वो सवाल क्या है इसमें? वो सवाल ये है कि इसने, वो सवाल क्या है कि इसने वास्तविक पाथ कौन सा चला था? भाई ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन नदी बहा के आगे ले गई। तो ये है इसका वास्तविक पाथ। ये क्या है? इसका वास्तविक पाथ। तो वास्तविक पाथ की लंबाई, वास्तविक पथ की लंबाई, वास्तविक पथ की लंबाई, क्या बात समझ में आती है? ये हो चुका है हमारे पास में इसके वास्तविक पथ की लंबाई। तो वास्तविक पथ की लंबाई की अगर बात की जाएगी तो हमारे पास में मान लो कि ये जो दूरी है मेरे पास में, ये मान लेता हूं कि मैं कैपिटल डी है। तो इधर की तरफ क्या इसका परिणामी वेग? ये इधर चला नदी के वेग से, इधर चलता था किससे? नदी के वेग से, और ऊपर गया किसकी वजह से? खुद के वेग से। जो परिणामी हो गया वो क्या है? वी आर एम। कि ये
आदमी का वेग धरातल के सापेक्ष कितना आ चुका है हमारे पास में, ये आ चुका है √v² बटा √vm² प्लस vr²। तो यहां से मैं मान लेता हूं कि हमारे पास में ये जो दूरी d है ये आ जाएगा परिणामी वेग गुणा टाइम t। परिणामी वेग कितना है, √ आदमी के वेग का स्क्वायर प्लस नदी का वेग का स्क्वायर गुणा टाइम t। ये आ चुका है वास्तविक पथ की लंबाई, ये आ गई है वास्तविक पथ की लंबाई। अगला सवाल यहां से अपने को पूछा जा सकता है कि अगर ये नदी है, अगर ये नदी है जो कि बहती है यहां से कुछ, जो कि बहती है यहां से कुछ, नदी के वेग ले लिया हमने, ये आ गया है वेलोसिटी ऑफ रिवर। हमें इसको नदी को पार करने में, नदी को पार करने में तय की गई न्यूनतम दूरी कैसे देखेंगे हम। मान यहां से कि जैसे ये हमारे ए बिंदु है, बी बिंदु तक पहुंचना है, तो सीधे सीधे यहां तक पहुंचना है, जस्ट अपोजिट, अपने से जस्ट सामने वाले बिंदु पर पहुंचना है। तो हम इसको सीधे सीधे नहीं कूदा सकते हैं, सीधे सीधे कूद गया तो आगे निकल जाएगा। हम अगर इसको किसी कोण थीटा पर तैराने लग जाए, हम इसको अगर किसी कोण थीटा पर तैराने लग जाए, तो ये हो गया आदमी का वेग, तो इधर की तरफ आ जाएगा ये क्या, Vm sin थीटा, इधर की तरफ आ गया कितना, Vm cos थीटा, और ये इधर की तरफ बहाने का काम कौन करेगा, इसको नदी। हम चाहते हैं कि ये सीधे ही चला जाए, हम चाहते हैं कि ये सीधे ही चला जाए, तो नदी के वेग को 0 करना पड़ेगा। नदी का वेग 0 कब हो सकता है, जब इसके वेग का ये जो घटक है ये नदी के वेग के बराबर हो जाए, ये नदी के वेग के बराबर हो जाए। तो यहां से हमारे पास में ये जो साइन थीटा है ये बराबर आ गया कितना, VR बटा Vm, और थीटा बराबर आ गया यहां से हमारे पास में कितना, साइन इनवर्स नदी का वेग बटा इस स्विमर का वेग। बात समझ में आती है, ये आ गया। और इस पाथ को ऐसे चलने में लगा समय, ऐसे चलने में लगा समय कि जब तय की गई दूरी न्यूनतम हो तो समय कितना लग जाएगा इसमें भाई, ये जो आ गई है इसकी दूरी d है, तो d बटा इधर की तरफ कौन लेके जा रहा है इसको, ये Vm cos थीटा, तो ये आ गया Vm cos थीटा आदमी का वेग। बात समझ में आती है। तो ये है हमारे पास में रिवर स्विमर प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम। आगे हम कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं। देखिए ये सवाल आ गया है, नीट 2023 में पूछा गया सवाल है। ये सवाल क्या कहता है कि किसी बंदूक से एक गोली 37 से 30 डिग्री दिशा में ऊपर की ओर 280 मीटर पर सेकंड की चाल से दागी जाती है, तो गोली द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई, कि यहां से मान लो कि एक गोली 37 से, यहां से ये प्रारंभिक वेग कितना 280 मीटर प्रति सेकंड, और 37 से कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, इसको ऐसे फेंका गया। तो हमें पूछा गया कि ये अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, क्या पूछा गया है, अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई का तो हमें सूत्र पता है, क्या होता है, u² sin स्क्वायर थीटा बटा 2g। तो प्रारंभिक वेग कितना है 280, प्रारंभिक वेग कितना 280, इसका स्क्वायर कर दो, और साइन 30 डिग्री दिया है, इसका स्क्वायर कर दो और डिवाइडेड बाय 2, और जी की वैल्यू लगभग 10। इसको जब हल कर देंगे बेटा जी, तो हमें ये जो अधिकतम ऊंचाई है इसका जो मान मिलेगा ये मिलेगा 1000 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं बेटा जी, मैं तुम्हें बार बार दोहरा रहा हूं कि बहुत अच्छे से फॉर्मूले याद करते जाइए। आसान आसान सवाल हमें प्रक्षेप गति से पूछे जाते हैं, अगर कायदे से पढ़ के जाओगे तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इस बात को बहुत अच्छे से बैठा लीजिए अपने दिमाग में कि बहुत सवाल आसान बहुत होते हैं, हमें सिर्फ सूत्र याद करने हैं, बहुत अच्छे से याद करने हैं। अगले सवाल की मैं बात करूं तो अगला सवाल है कि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री के कोण पर, किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो प्रक्षेप पथ की अधिकतम ऊंचाई, इसकी अधिकतम ऊंचाई पर इसकी चाल क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई पर इसकी चाल क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, बहुत आसान सवाल है रे बाबा, इतना सवाल आसान देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, नीट 2022 में पूछा है भैया, बहुत आसान सवाल है, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे होगा। देखिए यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां प्रारंभिक वेग 10 मीटर
प्रति सेकंड बोला है। किसी गेंद को ऊर्ध्व दिशा में 60 डिग्री के कोण पर फेंका गया, ये 60 डिग्री के कोण पर ऊपर की तरफ फेंक दिया गया। तो प्रक्षेप पथ की अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई ये हो चुकी है, मेरे को पता है अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग होता है, प्रारंभिक वेग u cos थीटा के बराबर होता है, u cos थीटा के बराबर होता है, u cos थीटा के बराबर होता है। प्रारंभिक वेग 10 है, कोण 60 हो गया है, तो cos 60 कितना हो गया, 10 गुणा 1/2 आ गया है बेटा जी 5 मीटर प्रति सेकंड। इतना ही यहां पर, इतना ही यहां पर, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग 0 होता है, सिर्फ क्षैतिज दिशा का वेग होता है, और क्षैतिज दिशा का वेग क्या होता है, नियत होता है। ये आ गया है हमारे पास में 5 मीटर प्रति सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत आसान सवाल था। ऐसे ही सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास के साथ इन सवालों को कीजिए, और बहुत विश्वास के साथ ये माइंड मैप सीरीज है, इसको पढ़िए बेटा, आसान सवाल आते हैं। नीट 2012 का सवाल कि एक प्रक्षेप की ऊंचाई तथा क्षैतिज परास परस्पर समान है, तब प्रक्षेप का प्रक्षेपण कोण क्या होगा, प्रक्षेप का प्रक्षेपण कोण क्या होगा। क्या बोला है कि यदि प्रक्षेप की ऊंचाई h और क्षैतिज परास परस्पर समान है, ऊंचाई h और क्षैतिज परास परस्पर क्या है, समान है, तो कोण क्या होगा, क्षैतिज परास और ऊंचाई में संबंध। देखिए भैया, हमने अभी अभी देखा था, वो कितना आया था, देखिए h/r बराबर tan θ/4। हमने बोला था हम वो सारी खूबसूरत चीजें कवर करेंगे जो तुम्हारे नंबर लाने में मदद करेगी। तो h/r बराबर tan θ/4, और दोनों क्या है, बराबर है, कट गया, एक बराबर tan θ/4, tan θ बराबर 4, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा रे बाबा, tan इनवर्स 4। कहीं पे दिख रहा है, ये रहा। बताइए कैसा सवाल आया है भैया, ऐसा सवाल पूछेगा हमसे? जी हाँ, तुमसे ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा। देखिए आगे में बात करें, क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर एक प्रक्षेप पे प्रक्षेपित किया जाता है, तो प्रक्षेपित बिंदु से उच्चतम बिंदु पर प्रतीत होने वाले प्रक्षेप का कोण क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल था ये, नीट 2011 में पूछा गया। कब पूछा गया, नीट 2011 में पूछा गया ये सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। मैं तुमसे उम्मीद करूंगा इस सवाल को तुम खुद से लगाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, कीजिए। आने वाली क्लास में हम इसको आते ही डिस्कस करेंगे बेटा जी, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं कि क्या होगा इसका उत्तर। सभी प्यारे प्यारे बच्चे इसका उत्तर बताने आ जाइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं तुमसे। आगे बात करते हैं किसी प्रक्षेप के 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा प्रक्षेपण कोणों के लिए प्रक्षेप द्वारा प्राप्त क्षैतिज परासों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। क्षैतिज परास का क्रम पूछा है। हमने बोला था कि अगर ये कोण θ1 और ये कोण θ2 दोनों का सम अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो परास क्या आएगी, बराबर आएगी। परास क्या आएगी, बराबर। तो 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा जोड़ दें, थीटा से थीटा गया और 45 कितना आ गया, 90। इसका मतलब परास R1 बराबर क्या आएगा, R2। परास R1 बराबर क्या, R2। इसका मतलब अनुपात कैसा, अनुपात कैसा। एक कब पूछा गया, 2006 में। बहुत ही आसान सवाल आया था, ध्यान से सुन लीजिएगा। आसान सवाल आते हैं बेटा जी, तो मैं यही कहना चाहूंगा जाते जाते कि बहुत अच्छे से, बहुत तसल्ली के साथ में पढ़ाई कीजिए और पूरे जोश और जुनून के साथ लगे रहिए बेटा जी। मंजिल दूर नहीं है, कह रहा हूं मैं तुम्हें मंजिल तक छोड़ के आऊंगा, मैं तुम्हारे मंजिल तक साथ रहूंगा, बीच में साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा साथ रहूंगा। कभी भी कैसी भी कोई भी समस्या रहे, अपने को कैसा लेक्चर चाहिए, कैसे सवाल चाहिए, किस तरीके के सवाल चाहिए, कैसे थ्योरी पढ़ाएं, सारी बातें हम लिखेंगे, सारे बातों का जवाब तुम्हें दिया जाएगा। कमेंट मैक्स में आ जाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए और ज्यादा से ज्यादा इनको पढ़िए, बहुत अच्छे से सवालों को लगाइए, बहुत अच्छे से सूत्रों को लगाइए और इस माइंड मैप का हमें एक अच्छा रिजल्ट मिले, इसको इस कदर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं बेटा जी अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, नमस्कार।